हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू रियल एंड इजी केमिस्ट्री। आज हम जो मेरे टॉपिक देखेंगे स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइचियोमेट्री, फर्स्ट लेट अस कम टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वर्ड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्टोइचियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ masses and sometimes volume of the reactant and the product involved in the reaction। इसको दोबारा करें। Stoichiometry is the calculation of masses and sometimes volume of the reactant and the product involved in the reaction। देखो तो chemistry is the science of reactions and equations। reaction को जब हम डिनोमिनेट करते हैं a plus b gives me ab। ये एक बहुत जेनेरिक सा एक्सप्लेनेशन है ऑफ अ रिएक्शन। अब इसकी जगह पर अगर मैं लिखूं AgNO3 plus NaCl gives me AgCl plus NaNO3। Okay, so this is what is called as a chemical equation, which gives me the information about which reactants are involved and what is the product form। So stoichiometry is the calculation of masses। कितना ग्राम AgNO3, कितना ग्राम NaCl लगेगा, कितना ग्राम AgCl फॉर्म होगा, कितना ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ओके, सो स्टोइचियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ masses। मैंने आपको masses समझा दिया। समटाइम्स वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, कभी कभी क्या होता है इसके साथ एक थर्ड रिएक्टेंट होगा जो मे बी गैसियस स्टेट में हो, वाटर वेपर्स और जस्ट लेट्स से H2। सो यहाँ पे AgNO3 plus NaCl plus एक हाइपोथेटिकल अगर मैं H2 डाल देता हूँ, देन वी हैव टू सी इस H2 का वॉल्यूम कितना यूज होगा। तो इसीलिए समटाइम्स वॉल्यूम की बात आ रही है, और जो कि नॉर्मली जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है वो हमें सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसका मास हम कैलकुलेट करके स्टार्ट करते हैं। जैसे जब नॉर्मली कुछ रिएक्शंस के लिए लैब में जाते हो, स्कूल लैब हो या कॉलेज लैब हो, यू विल बी सेड 2 grams of H2SO4। H2SO4 का एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया यहाँ पे क्योंकि H2SO4 इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव एसिड फाउंड इन द लैब। तो ये अगर इसको 2 ग्राम लेने की बात हो रही है तो 2 ग्राम हम या तो ब्यूरेट या पिपेट से यूज करके लेंगे। तो बच्चों इसी तरीके से हम इसको मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म। अब आप बोलोगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को हमने क्यों इंक्लूड किया, उसका रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ पे नाम में लिखा है लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, thus limiting the amount of formation of product is termed as limiting reagent। Okay, so let's clean up the board for a while so that we can show you something else। Okay, मेरे पास ध्यान दीजिएगा इधर ये मैंने एक रिएक्शन हाइपोथेटिकली लिखा है जिसका ये मैंने रिएक्शन से A plus B plus C giving me AB2 plus BC। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसका मैं अभी केमिकली मैं इसके सिंबल्स नहीं बेस करूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, thus limiting the amount of formation of product is known as limiting reagent। It is present in small quantities only। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि ये C 1 ग्राम है, तो जैसे ही ये C का जो क्वांटिटी रिएक्टेंट में है वो खत्म हो जाएगा, तो BC की जो फॉर्मेशन होगी वो लिमिट हो जाएगी, क्योंकि BC की फॉर्मेशन किस पे डिपेंडेंट है, C पे। BC की फॉर्मेशन C पे डिपेंडेंट है, तो अगर C मेरा खत्म हो गया तो BC जो बनेगा उसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। इसीलिए C को हम बोलेंगे लिमिटिंग रीजन।
क्या बोलेंगे सी को हम लिमिटिंग रीजन, क्योंकि सी जो मेरे रिएक्टेंट में दिया हुआ है वो प्रोडक्ट में जब बी के साथ कंबाइन करके आता है तो सी की मात्रा यहाँ पे 1 ग्राम थी, 1 ग्राम जैसे ही खत्म हो जाएगी यहाँ पे मेरा बीसी का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि बीसी के लिए मुझे सी भी चाहिए और ये सी डिपेंडेंट है मेरे रिएक्टेंट की सी पे, तो इसीलिए इसको हम लिमिटिंग रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लिमिटिंग रीजन। स्टोइचियोमेट्री मैंने आपको समझा दिया। केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैंने यहाँ पे जो आपको लिख के दिया सॉरी यहाँ पे वो है केमिकल रिएक्शन का मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज नॉट एट ऑल इंफॉर्मेटिव। अब इस रिएक्शन को मैं अगर थोड़ा सा नंबर्स और सिंबल से डेकोरेट कर दूंगा तो ये मेरा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, और ये केमिकल इक्वेशन जो है वो जब बैलेंस हो जाएगा तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन इसी को कहेंगे। Stoichiometry is the calculation of masses and sometimes volumes of the reactants and the products involved in the formation of any other product or in the reaction। ठीक है, अब आज के नोट्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक है, ग्रीन, रेड, ब्लैक, इसीलिए क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी हो गया था। Steps to be followed while balancing an equation. Write down the chemical equation using correct formula of the reactants and the product। मतलब ये है AgNO3 plus NaCl बच्चों, और एक बात, ये इक्वेशन बैलेंसिंग आप लोगों ने डेफिनेटली पहले भी किया होगा, बट अगर आप डेली एक से दो इक्वेशन को प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको मैथ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दिस आई कैन कंफर्म एज अ टीचर टू यू। ओके, अब देखो बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करने से पहले हमें क्या क्या देखना पड़ता है। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन यूजिंग करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अगर मैंने आपको बोला सिल्वर नाइट्रेट और आपने यहाँ सिल्वर नाइट्रेट की जगह कर दिया गोल्ड नाइट्रेट, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड नाइट्रेट का सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला तो है ही नहीं। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला ये है AgNO3, और अगर हमने यहाँ पे यू या कुछ भी लाके और डाल दिया तो इसका जो VSE वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी क्वांटिटी डिफर करेगी, और उस गलत फॉर्मूले गलत सिंबल की वजह से NO3 का जो मात्रा है वो भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है NO3 जो है मेरा वो AU के साथ रिएक्ट ही ना करे, तो ये कंपाउंड ही बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले बच्चों हमें उसको करेक्टली लिखना होता है यूजिंग द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। यहाँ पे तो हमने AgNO3 डाल दिया फॉर सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के लिए मैंने मान लो AgBr2 डाल दिया, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए पहले मुझे करेक्ट फॉर्मूला जानना जरूरी है। राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स पर एलिमेंट। मान लो AgNO3 को हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन मेरे को मन किया कि मैं Ag2NO3 कंपाउंड लिखूं। अब ये Ag2NO3 का जो कंपाउंड है तो किसी हालत में सही नहीं है बच्चों, इनकरेक्ट है, तो इसीलिए इसको ध्यान देना पड़ता है। राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स पर एलिमेंट, स्टार्ट बैलेंसिंग पर सिंगल एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? अब जो पहले मैं देखूंगा यहाँ पे Ag1 है, NO3 1 है, ठीक है, वेरी गुड, ये मेरा बैलेंस हो गया। NaCl 1 है, Cl 1 है, वेरी गुड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे Ag1 था, राइट हैंड साइड पे भी Ag1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे Cl 1 था, यहाँ भी Cl 1 है। तो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन इन इटसेल्फ। बट अगर कोई और इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होगा उसको, रुक जाओ बच्चों अभी एक सेकेंड, जैसे A2 plus B2 gives me AB। तो जो ये इक्वेशन आप क्लियरली देख रहे हो कि ये बैलेंस नहीं है। राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स पर एलिमेंट, 2 2 इधर 1, स्टार्ट बैलेंसिंग पर सिंगल एलिमेंट। ये 2 है भैया, ये 1 है, तो मैं इसको यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, बन गया 2 है। और कोइंसिडेंस ये है कि ये भी 2 है, ये 1 है, तो इस 2 से दोनों का काम हो जाएगा।
लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि दो से दोनों का काम नहीं होता है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड करना पड़ता है, कोई और नंबर। बट अभी हम आज पहला दिन है बैलेंसिंग का, तो हम एक सिंपल सा इक्वेशन लेके चल रहे हैं। वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटम्स पर एलिमेंट इज द सेम फॉर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप देखो A2 plus B2 will be 2AB, which means A2 plus B2, ठीक है। अब एक चीज और, ये वाला जो 2 हमने डाला है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। Why do we call it as a coefficient? क्योंकि because this number is being attached to the product to balance the number of atoms on the left hand side of this arrow. Because the product and the reactant should have equal number of atoms, because atoms can neither be created nor destroyed. So इसीलिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डाल्टन अंकल ने बोला था, Dalton said, no creation or destruction in our hands. ओके, चलो अब आप ये साइड में देख रहे होगे कि मैंने कुछ इंग्लिश में लिख रखा है, मास ऑफ अ सब्सटेंस, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. I have given you the relationship of how we can interchange between these three of them. Very simple. Mass of a substance when divided by the molar mass gives me the mole. Mole is the amount of substance present per 1 gram of carbon 12 isotope का जितना weight होगा 1/12 of that is the mole. So अगर मैं mass को divide किया molar mass से तो वो मुझे mole देगा. mole को multiply किया molar mass से तो मुझे mass of the substance देगा. सिमिलरली अगर मैंने मोल को डिवाइड किया एवोगैड्रो कांस्टेंट से तो वो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, और जब मैंने उसको मल्टीप्लाई जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो कांस्टेंट से तो वो मुझे मोल देगा. दिस इज समथिंग दैट यू जस्ट नीड टू लर्न ऑफ. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन नीडेड इन दिस पार्ट. अब आफ्टर दिस व्हेनेवर वी मीट नेक्स्ट वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक व्हिच इज स्लाइटली लेंथी फॉर यू ऑल, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड आएंगे, थॉमसन सर आएंगे, बोर आएगा, तो ये सारी चीजें होंगी. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड. थैंक यू.